नमस्ते। भूगोल की परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी उम्मीदवारों का इस स्पेशल रिवीजन एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज का हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर है। बिना किसी फालतू जानकारी के वायुमंडल की संरचना और संगठन से जुड़े उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करना जो सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से समझते हैं। चलिए जल्दी से आज का एजेंडा देख लेते हैं। सबसे पहले आवश्यक तत्व और संगठन, फिर प्रमुख वायुमंडलीय परिभाषाएं, इसके बाद 5 वायुमंडलीय परतें, फिर परतों में तापमान की प्रवृत्तियां और अंत में परीक्षा रिवीजन और निष्कर्ष। आवश्यक तत्व और संगठन, जीवन के लिए जरूरी चीजें। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट से। क्या ये अंदाजा है कि वायुमंडल का 99% कुल द्रव्यमान पृथ्वी की सतह से मात्र 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित है? जी हां, सांस ली जाने वाली हवा का लगभग पूरा हिस्सा पृथ्वी के बहुत करीब ही मौजूद है। और ऊंचाई बढ़ने के साथ यह संगठन बहुत तेजी से बदलता है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई वह महत्वपूर्ण बिंदु है जहां जीवनदायिनी ऑक्सीजन की मात्रा लगभग नगण्य हो जाती है, बिल्कुल ना के बराबर, यानी इसके ऊपर सांस लेना नामुमकिन है। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे नोट्स में जरूर हाईलाइट करना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ बेहद जरूरी वायुमंडलीय गैसों की, जिनके काम बिल्कुल स्पष्ट हैं और परीक्षा के लिए बहुत जरूरी भी। कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य काम है पृथ्वी की गर्मी को रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाना। वहीं ओजोन, जो 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, वो एक विशाल जैविक ढाल की तरह है। ये हानिकारक पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को हम तक पहुंचने से रोकती है। जल वाष्प एक बेहतरीन तापमान कंबल का काम करता है और धूल के कण तो बादलों के निर्माण के लिए बहुत ही जरूरी है। भौगोलिक वितरण का ये अंतर भी काफी दिलचस्प है। गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जल वाष्प की मात्रा आयतन के अनुसार 4% तक हो सकती है। इसके बिल्कुल विपरीत उपोष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण शुष्क क्षेत्रों में शुष्क हवाओं के कारण धूल के कणों की मात्रा कहीं अधिक होती है। एग्जाम्स के बहुविकल्पीय प्रश्नों में ये तुलना अक्सर पूछी जाती है। प्रमुख वायुमंडलीय परिभाषाएं, परीक्षा के मुख्य बिंदु। बुनियादी संगठन को समझने के बाद अब कुछ ऐसी सटीक परिभाषाओं पर आते हैं जिन्हें भूगोल के परीक्षक बार बार टेस्ट करना पसंद करते हैं। सबसे पहले है स्थलीय विकिरण या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। पृथ्वी सूर्य की किरणों को सूखती है और फिर गर्मी छोड़ती है। सबसे क्रिटिकल पॉइंट यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड आने वाले सौर विकिरण के लिए तो बिल्कुल पारदर्शी है, लेकिन इस वापस जाने वाले दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण को यह सोख लेती है। असल में इसी वजह से हमारी पृथ्वी का तापमान संतुलित रहता है। अगली महत्वपूर्ण परिभाषा है आर्द्रताग्राही नाभिक या हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया। अक्सर ये सवाल उठता है कि हवा में मौजूद धूल का क्या काम। खैर, बिना इन बेहद सूक्ष्म धूल, राख या नमक के कणों के जल वाष्प को संघनित होने के लिए कोई आधार ही नहीं मिलेगा, और अगर ऐसा हुआ तो बादलों का निर्माण ही नहीं होगा। मौसम चक्र के लिए ये छोटे छोटे कण शाब्दिक रूप से आधारशिला हैं। 5 वायुमंडलीय परतें, नीचे से ऊपर की ओर एक यात्रा। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के संरचनात्मक चरण की ओर बढ़ते हैं, जहां पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष की ओर ऊपर की तरफ जाएंगे। अगर वायुमंडलीय स्तंभों को एक विशाल पजल की तरह देखा जाए तो एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। अलग अलग घनत्व और तापमान ही पूरे वायुमंडल की संरचना को निर्धारित करते हैं। सबसे भारी हवा एकदम नीचे होती है और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हवा हल्की और विरल होती जाती है। परीक्षा के नजरिए से इस सटीक ऊर्ध्वाधर क्रम को याद रखना बेहद जरूरी है। यह पृथ्वी के वायुमंडल का मूलभूत नक्शा है। क्रम कुछ इस प्रकार है: क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और अंत में बहिर्मंडल। इसे बिल्कुल इसी क्रम में दिमाग में बैठा लेना चाहिए। सबसे निचली परत क्षोभमंडल से शुरू करते हैं। इसे मौसम की परत भी कहते हैं क्योंकि सभी मौसमी बदलाव यहीं होते हैं। एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम फैक्ट यह है कि क्षोभमंडल की मोटाई ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तक क्यों होती है। इसका सीधा सा कारण है भूमध्य रेखा पर मौजूद मजबूत संवहन धाराएं, जो गर्मी को काफी अधिक ऊंचाई तक धकेल देती हैं। इसके ठीक ऊपर एक संक्रमणकालीन सीमा आती है, जिसे क्षोभ सीमा या ट्रापोपॉज कहते हैं। यहाँ तापमान लगभग स्थिर रहता है, लेकिन जगह के अनुसार इसमें भारी अंतर होता है। भूमध्य रेखा के ऊपर यह 0 से 80 डिग्री सेल्सियस नीचे तक चला जाता है, जबकि ध्रुवों के ऊपर यह 0 से 45 डिग्री सेल्सियस नीचे होता है।
थोड़ा और ऊपर मध्य सीमा से 80 से 400 किलोमीटर के बीच आयन मंडल स्थित है। नाम से ही पता चलता है कि इसमें विद्युत आवेशित कण या आयन होते हैं। ये परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करती है। अगर रेडियो कम्युनिकेशन संभव है तो वो इसी परत की वजह से है, और इसीलिए ये पाठ्यपुस्तकों का एक बहुत ही पसंदीदा सवाल भी है। परतों में तापमान की प्रवृत्तियां, आंकड़ों को समझना। अब आते हैं भूगोल की परीक्षा के सबसे महत्वपूर्ण तुलनात्मक पहलू पर। हर परत में तापमान का व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। तापमान का ये तुलनात्मक पैटर्न एक बेहतरीन स्टडी चीट शीट का काम करता है। ये स्पष्ट रूप से एक जिग-जैग पैटर्न दिखाता है। ध्यान दें, क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, लेकिन फिर समताप मंडल में ओजोन के कारण ये बढ़ने लगता है। फिर मध्य मंडल में ये दोबारा घटकर -100 डिग्री तक चला जाता है, और तापमंडल में ऊंचाई के साथ तेजी से बढ़ने लगता है। ये विरोधाभास एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा, रिवीजन और निष्कर्ष। इस फोकस्ड अध्ययन सत्र के अंत में ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि वायुमंडलीय परतों और उनके तापमान के इन सटीक विवरणों को समझना सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए ही नहीं, बल्कि पृथ्वी की पूरी कार्यप्रणाली को समझने के लिए भी कितना महत्वपूर्ण है। जाने से पहले एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं, जो सीधे आज के स्रोत से जुड़ा है। जरा सोचिए, यदि समताप मंडल में ओजोन परत पूरी तरह से खत्म हो जाए तो पृथ्वी पर जीवन का क्या होगा? यह एक ऐसा सवाल है जो परीक्षा के इन तथ्यों को पृथ्वी पर हमारे नाजुक अस्तित्व की वास्तविकता से सीधे तौर पर जोड़ता है। इन कॉन्सेप्ट्स का अच्छे से रिवीजन यकीनन आगामी परीक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन सुनिश्चित करेगा। अगर ये अध्ययन सत्र उपयोगी लगा और ऐसे ही और अधिक स्ट्रक्चर्ड पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन गाइड्स चाहिए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेहतरीन तैयारी करते रहें और मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।